नमस्कार, कोर्ट दिस वीक में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट दिस वीक। पिछले साल दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने पिंजड़ा तोड़ ग्रुप की सदस्य नताशा नरवाल समेत 3 आरोपियों को जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने जेएनयू की छात्रा नताशा के अलावा देवांगा कलिता और जामिया के स्टूडेंट आसिफ इकबाल तन्हा को भी जमानत दे दी है। इस दौरान कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को यूएपीए के गलत इस्तेमाल पर आड़े हाथों भी लिया है। कोर्ट ने कहा है कि सरकारी और संसदीय कार्रवाइयों के खिलाफ प्रदर्शन वैध है। विरोध के दमन से लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तर पूर्व दिल्ली दंगे के एक मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की छात्राओं नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा को जमानत दे दी है। इन लोगों को पिछले साल फरवरी में दंगों से जुड़े एक मामले में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून या यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था। जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा, कॉलेज के छात्रों के एक जमात द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन से हमारे देश की नींव नहीं हिल सकती। साथ में यूएपीए के तहत अत्यंत गंभीर और गंभीर दंडात्मक प्रावधानों के बेवजह आह्वान के खिलाफ चेतावनी देते हुए अदालत ने टिप्पणी की। इस तरह का दृष्टिकोण संसद के उस इरादे और उद्देश्य को कमजोर करेगा जो कि राष्ट्र के अस्तित्व के खतरों के खिलाफ कानून बनाने के लिए है। गंभीर दंडात्मक प्रावधानों का अंधाधुंध उपयोग केवल उन्हें तुच्छ बना देगा। तन्हा के जमानत आदेश में अदालत ने यूएपीए की धारा 15 के तहत आतंकवादी अधिनियम वाक्यांश के दायरे पर विस्तार से चर्चा की और कहा कि इस शब्द का इतना हल्का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता कि ये आतंकवादी अधिनियम के अत्यंत जघन्य अपराध को तुच्छ कर देगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यूएपीए के तहत आतंकवाद को भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आने वाले पारंपरिक जघन्य अपराधों से अलग तरीके से समझा जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि यूएपीए का इरादा और उद्देश्य भारत की रक्षा पर गहरा प्रभाव वाले मामलों से निपटना है, न अधिक और न ही कम। कोर्ट ने कहा कि तन्हा के खिलाफ चार्जशीट में बिल्कुल कुछ भी नहीं था जो यूएपीए की धारा 15 में एक आतंकवादी कार्रवाई को साबित करता है। बेल देते हुए कोर्ट ने ये भी कहा कि न्यायिक प्रक्रिया लंबी चल सकती है। ऐसे में क्या कोर्ट अनुच्छेद 21 के तहत आरोपी के संवैधानिक हक का हनन देखता है। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले ने निर्दोषों को फंसाने के लिए झूठे मामले दर्ज होने, यूएपीए जैसे कानून का गलत इस्तेमाल और बेल नहीं देने के चलन पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों की साजिश के आरोप में गिरफ्तार जेएनयू के छात्रों और पिंजरा तोड़ ग्रुप के कार्यकर्ताओं को पहले जमानत देने और फिर तुरंत रिहाई का आदेश देने पर संकेतों में नाराजगी जाहिर की। अदालत ने दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला फिलहाल नजीर नहीं बन सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश पूरे भारत में असर इसका पड़ सकता है, इसीलिए हमने परीक्षण करने का फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा है कि फिलहाल हम तीनों को मिली जमानत पर दखल नहीं देने जा रहे हैं। इस पर जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने इन आरोपियों की जमानत के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध गतिविधि रोकथाम अधिनियम या यूएपीए के तहत आसिफ इकबाल तन्हा, देवांगना कलिता और नताशा नरवाल के खिलाफ दर्ज दिल्ली दंगा मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दिल्ली पुलिस की अपील पर नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम की खंडपीठ ने हालांकि स्पष्ट किया कि आरोपी जमानत पर बाहर रहेंगे और इस आश्रय के आदेश पर कोई रोक नहीं होगी। दिल्ली पुलिस की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी, संविधान के साथ दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले में पूरा यूएपीए अधिनियम को उलट दिया है। जवाब में जस्टिस गुप्ता ने कहा
चूँकि ये मुद्दा महत्वपूर्ण है और इसका अखिल भारतीय प्रभाव हो सकता है, हम नोटिस जारी करेंगे और पक्षों को सुनेंगे। इसके बाद एसजी मेहता ने जमानत देने वाले हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की गुहार लगाई। उन्होंने कहा, गहरे सम्मान के साथ ये घटना उस समय हुई जब अमेरिका के राष्ट्रपति यात्रा पर थे और ये लोग उस दौरान हलचल पैदा करना चाहते थे। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी ने भी आदेश पर रोक लगाने का आह्वान करते हुए कहा कि ये यूएपीए की धारा 15 में अस्पष्टता करता है। ये धारा जो आतंकवाद को परिभाषित करती है। न्यायमूर्ति गुप्ता ने सहमति व्यक्त की कि जिस तरह से उच्च न्यायालय द्वारा यूएपीए की व्याख्या की गई है, उसकी शीर्ष अदालत द्वारा जांच की जानी चाहिए। एसजी मेहता ने सहमति जताते हुए कहा, मैं मानता हूं कि दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए ताकि 3 की जमानत रद्द की जाए, लेकिन इसे मिसाल न बनने दें। आरोपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा, रोक रहने का मतलब होगा कि आदेश पर प्रथम दृष्टया रोक लगा दी गई है। हमारे पास भी कहने के लिए बहुत कुछ है। हम उच्च न्यायालय के आदेश को एक मिसाल के रूप में नहीं मानते हैं। बेंच ने अंततः अपने आदेश में कहा, नोटिस जारी करें और 4 सप्ताह में काउंटर दाखिल किया जाए। 19 जुलाई से शुरू होने वाले गैर विविध सप्ताह में सूचीबद्ध किया जाए। इस बीच आदेश को किसी भी पक्ष द्वारा किसी भी अदालत के समक्ष मिसाल नहीं माना जाएगा। दिल्ली दंगा मामले में कलिता, नरवाल और तन्हा को मई 2020 में गिरफ्तार किया गया था और लगभग 1 साल तक हिरासत में रखा गया था। इससे पहले कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें 15 जून को जमानत दे दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली हिंसा से जुड़े मामले में नताशा नरवाल, आसिफ इकबाल, देवांगना कलिता को बड़ी राहत मिली है। गुरुवार को कड़कड़डूमा अदालत ने तीनों की तुरंत रिहाई का आदेश दिया। दिल्ली हाई कोर्ट से मिली जमानत के बाद भी तीनों को अब तक रिहा नहीं किया गया है। दिल्ली पुलिस ने तीनों का पता वेरीफाई करने के लिए 3 दिन का वक्त मांगा था। इससे पहले दिल्ली पुलिस दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुकी है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों की साजिश के आरोपी छात्र कार्यकर्ता नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तन्हा को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा 15 जून को दी गई जमानत के अनुसार तत्काल रिहा करने के आदेश जारी किए। अतिरिक्त सत्र न्यायालय कड़कड़डूमा ने दिल्ली पुलिस द्वारा दायर आवेदनों को खारिज कर दिया, जिसमें कार्यकर्ताओं के पति और उनके जमानतदारों की जांच के लिए और समय की मांग की गई थी। दिल्ली पुलिस का तर्क है कि स्थायी पते की जांच के लिए अधिक समय की आवश्यकता है। अदालत ने आदेश में कहा कि आरोपी को कैद में रखने के लिए तर्क संगत कारण नहीं हो सकता। कोर्ट ने आगे कहा कि सभी जमानतदारों की जांच रिपोर्ट शुक्रवार दोपहर 1 बजे से पहले दाखिल की जानी चाहिए, क्योंकि वे सभी दिल्ली के निवासी हैं। वकील की ओर से कहा गया कि अभी तक रिहाई न होने से उनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का आदेश है कि बेल का ऑर्डर होने के बाद रिहाई हो जानी चाहिए। हाईकोर्ट की ओर से याचिकाकर्ता को ट्रायल कोर्ट के फैसले का इंतजार करने को कहा गया है। अदालत की ओर से पुलिस के वकील पर सख्त रुख अपनाया गया। सवाल किया गया कि सभी 1 साल से आपकी कस्टडी में थे, ऐसे में अब क्या वेरिफिकेशन की जरूरत है? वकील का कहना है कि वेरिफिकेशन में कुछ दिक्कत आई है, जिस पर ट्रायल कोर्ट ने हमें आदेश दिया है। पीठ ने कहा कि रिहाई वारंट तत्काल तैयार कर जेल अधीक्षक को ईमेल के जरिए भेजा जाए। कड़कड़डूमा अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रविंद्र बेदी ने इससे पहले दिल्ली पुलिस द्वारा आरोपियों और जमानतदारों के पते की जांच करने के लिए समय मांगने के बाद उनकी रिहाई पर आदेश टाल दिया था। दिल्ली पुलिस ने मामले में जांच रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय मांगते हुए कहा कि चूंकि आसिफ इकबाल तन्हा, नताशा नरवाल और देवनागा कलिता झारखंड, असम और रोहतक के स्थायी निवासी हैं, इसलिए जांच एजेंसी को उक्त जांच रिपोर्ट दाखिल करने में समय लगेगा। दिल्ली पुलिस ने इसके अलावा जमानतदारों के आधार कार्ड के विवरण की जांच करने के लिए UIDAI के निर्देश देने की भी मांग की है। दिल्ली पुलिस ने इसे देखते हुए कहा कि जांच के लिए केवल फोन नंबर पर्याप्त नहीं, इस प्रकार फिजिकल जांच की आवश्यकता है। हाईकोर्ट ने नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तन्हा को 15 जून को जमानत दी थी। ये देखते हुए कि दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत अपराध उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया नहीं बनते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।
सर्वोच्च न्यायालय में सीबीएसई के 12वीं के रिजल्ट का फॉर्मूला पेश किया है। सीबीएसई ने कहा है कि 12वीं क्लास के नतीजे 10वीं, 11वीं और 12वीं क्लास के छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर जारी किए जाएंगे। नतीजे में 10वीं क्लास को 30%, 11वीं में 30% और 12वीं क्लास के प्रदर्शन को 40% वेटेज दिया जाएगा। सीबीएसई के 12 सदस्यों की समिति ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि 12वीं के नतीजे 31 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। अगली सुनवाई सोमवार को है। सीबीएसई बोर्ड की 12वीं कक्षा का रिजल्ट तैयार करने को लेकर बनी 13 सदस्यीय कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें बोर्ड ने रिजल्ट जारी करने के फॉर्मूले के बारे में बताया है। बोर्ड के मसौदे के मुताबिक 10वीं, 11वीं और 12वीं के प्री बोर्ड के परिणामों को फाइनल रिजल्ट का आधार बनाया जाएगा। अगर सब कुछ सही रहा तो 31 जुलाई तक रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। 12वीं की मार्कशीट तैयार करने की डिटेल देते हुए सीबीएसई ने कहा कि 10वीं के 5 सब्जेक्ट्स में से जिन 3 में छात्र ने सबसे ज्यादा स्कोर किया होगा उन्हीं को रिजल्ट तैयार करने के लिए चुना जाएगा। इसी तरह 11वीं के 5 विषयों का एवरेज लिया जाएगा और 12वीं कक्षा के यूनिट टर्म्स और प्रैक्टिकल में प्राप्त अंकों को रिजल्ट का आधार बनाया जाएगा। बोर्ड ने बताया है कि 10वीं और 11वीं के नंबरों को 30% और 12वीं के नंबर को 40% वेटेज दिया जाएगा। जो बच्चे परीक्षा देना चाहते हैं उनके लिए हालात सामान्य होने पर अलग परीक्षा की व्यवस्था भी की जाएगी। सीबीएसई से जुड़े स्कूलों के प्रिंसिपल्स ने कमेटी को बताया है कि वे 10वीं, 11वीं और 12वीं के 2020 से 21 में लिए गए टेस्ट और एग्जाम्स के नंबर देने की स्थिति में हैं। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने बताया कि फॉर्मूले को हमने एक्सपर्ट्स कमेटी के साथ डिजाइन किया है। 10वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम और सब्जेक्ट 11वीं और 12वीं से अलग होते हैं, इसीलिए हमने पिछले 3 साल यानी 10वीं, 11वीं और 12वीं को आधार बनाया है। 30-30-40 के फॉर्मूले पर पैनल के 3 तर्क है। पहला, 12वीं का बैच पूरी तरह ऑनलाइन चला है, ऐसे में अनिश्चितता है, क्लासेस सामान्य स्थितियों में नहीं चली है और असेसमेंट भी पूरी तरह से नहीं हो पाया है। दूसरा, ऐसे में पैनल का केवल 12वीं के असेसमेंट के आधार पर रिजल्ट तैयार करना उचित नहीं। सामान्य स्थितियों में छात्रों के परफॉर्मेंस को आंकना होगा। ऐसे में 10वीं की परफॉर्मेंस बहुत अहम हो जाती है, ये सबसे विश्वसनीय डाटा है। तीसरा, 10वीं, 11वीं को 30% और 12वीं को 40% वेटेज दिए जाने पर सहमति बनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीएसई और आईसीएसई दोनों बोर्ड ने कहा है कि परिणाम घोषित करने के फॉर्मूले के साथ ही वैकल्पिक परीक्षाओं का भी समय बताया जाएगा। दोनों बोर्ड स्कीम लागू करने के लिए स्वतंत्र है। ब्यूरो रिपोर्ट। केरल में मछुआरों की हत्या के आरोपी इटली के 2 नौसैनिकों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केस बंद कर दिया। केंद्र सरकार ने केस बंद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी। पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा था कि पीड़ितों के परिवारों की सुनवाई के बिना मामले को खत्म नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फरवरी 2012 में केरल तट पर 2 मछुआरों की हत्या के आरोपी 2 इतालवी नौसैनिकों के खिलाफ भारत में आपराधिक कार्यवाही बंद करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति एसआर शाह की अवकाशकालीन पीठ ने दोनों इतालवी नौसैनिकों के खिलाफ मामले से जुड़ी प्राथमिकी और कार्यवाही को रद्द कर दिया। पीठ ने कहा कि भारत द्वारा स्वीकार किए गए अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ निर्णय के अनुसार इटली गणराज्य मामले में आगे की जांच फिर से शुरू करेगा। शीर्ष अदालत ने इटली गणराज्य द्वारा भुगतान किए गए 10 करोड़ रुपए के मुआवजे को उचित और पर्याप्त करार दिया। इससे पहले कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा था कि पीड़ितों के परिवार के हितों की रक्षा के लिए मुआवजे का पैसा केरल हाई कोर्ट में जमा किया जाए। साल 2012 में इटली के 2 नाविकों ने 2 भारतीय मछुआरों की हत्या कर दी थी। भारत ने इटली के तेल टैंकर एमवी एनरिका लेक्सी पर तैनात 2 इतालवी नाविकों सल्वाटोरे गिरोने और साथ ही मैसिमिलियानो लोटेरो पर भारत के आर्थिक क्षेत्र में 15 फरवरी 2012 को मछली पकड़ने वाली नौका में सवार 2 भारतीय मछुआरों की गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगाया था। हत्या के मामले में दोनों नाविकों को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन बाद में अंतर्राष्ट्रीय पंचायत के फैसले के अनुसार दोनों नाविकों को इटली की जेल भेज दिया गया और नाविकों को 10 करोड़ का मुआवजा देने का फैसला किया गया और अब ये मुआवजा मिल चुका है और उसमें 4-4 करोड़ रुपए उन नाविकों के स्वजनों को दिए जाएंगे और 2 करोड़ रुपए उस नौका मालिक को मिलेंगे जिसकी नाव में सवार होकर ये मछुआरे मछली पकड़ने समुद्र में गए थे।
पिछले साल जुलाई में संयुक्त राष्ट्र के कानून के तहत स्थायी मध्यस्थता न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि भारतीय मछुआरों की मौत के लिए भारत इटली से मुआवजे का दावा करने का हकदार है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने यह भी कहा था कि भारत के पास आपराधिक मुकदमा शुरू करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, क्योंकि मरीनों के पास राजनयिक प्रतिरक्षा थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि न्यायाधिकरण के फैसले को स्वीकार कर रहा है और साथ ही शीर्ष न्यायालय में मरीनों के खिलाफ लंबित मामले को भी रद्द करने की अर्जी दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 10 करोड़ की मुआवजा राशि जमा करने को कहा था। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरोपी को हिरासत में लेने का निर्देश उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ये जांच एजेंसी पर है कि वे गिरफ्तार करे या फिर नहीं। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम की पीठ एक प्राथमिकी के सिलसिले में याचिकाकर्ता एक पुलिस अधिकारी को अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश मंगलुरु द्वारा दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के 24 मई के आदेश के खिलाफ दायर एक एसएलपी पर विचार कर रही थी। आरोपी को हिरासत में लेने पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम व्यवस्था दी है। कोर्ट ने कहा है कि आरोपी को हिरासत में लेने का निर्देश हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। एक केस में एफआईआर शादी का झूठा वादा कर शिकायतकर्ता को कथित रूप से संभोग के लिए मजबूर करने के आरोप में धारा 376 यानी कि बलात्कार और 323 यानी कि चोट के तहत दर्ज की गई थी। आक्षेपित आदेश के जरिए उच्च न्यायालय ने जांच को कोर ऑफ डिटेक्टिव्स सीओडी को स्थानांतरित कर दिया और जांच एजेंसी को आदेश की तारीख से 4 महीने के भीतर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। उच्च न्यायालय ने जिला पुलिस अधीक्षक को याचिकाकर्ता के साथ मिली भगत के आरोपी नामित पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने और 3 महीने के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। उच्च न्यायालय ने जांच अधिकारी को याचिकाकर्ता अभियुक्त को हिरासत में लेने और संबंधित क्षेत्राधिकार न्यायालय के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया था। बेंच ने कहा कि हम पाते हैं कि आरोपी को हिरासत में लेने का ऐसा निर्देश देना उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। किसी आरोपी को गिरफ्तार किया जा सकता है या नहीं, ये जांच अधिकारी द्वारा जांच में एकत्र की गई सामग्री और निर्णय पर निर्भर करता है। ये जांच एजेंसी पर है जिसे जांच सौंपी गई है कि याचिकाकर्ता को कब गिरफ्तार किया जाना है। एसएलपी को खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि जांच अधिकारी के पास ये विकल्प है कि वो तय करे कि याचिकाकर्ता को कब गिरफ्तार किया जाना है या उसे गिरफ्तार नहीं किया जाना है। जस्टिस गुप्ता ने कहा कि अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती क्योंकि कथित तौर पर शिकायतकर्ता का इतिहास खराब है। भले ही उसने अतीत में ऐसी शिकायतें की हों, लेकिन उसे इस तरह से ब्रांडेड नहीं किया जा सकता है। पीठ ने उच्च न्यायालय के उस निर्देश को खारिज कर दिया जिसमें जांच अधिकारी को आरोपी को हिरासत में लेने और संबंधित क्षेत्राधिकार न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए कहा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट। मथुरा की एक स्थानीय अदालत ने पत्रकार सिद्दीकी कप्पन सहित 4 लोगों को शांति भंग आरोपों से मुक्त कर दिया है। इस मामले में पुलिस तय 6 महीने में जांच पूरी नहीं कर सकी, जिसके बाद कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 116(6) के तहत ये फैसला दिया है। कोर्ट ने आरोपी अतीकुर रहमान लालल, पत्रकार सिद्दीकी कप्पन और मसूद को आरोपों से मुक्त कर दिया। शांति भंग के मामले में ये नियम है कि अगर आरोपी जेल में है और 6 महीने तक पुलिस अदालत में सबूतों के साथ आरोप साबित नहीं कर पाती है तो उसका केस खत्म ही हो जाता है। लेकिन कप्पन, उनके 2 साथियों और ड्राइवर पर 6 अक्टूबर को यूएपीए और दूसरी दफाओं में भी मुकदमा दर्ज था। उस मुकदमे में इनके खिलाफ पुलिस चार्जशीट दाखिल कर चुकी है और ये केस मथुरा के एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में अभी चल रहा है। चरमपंथी समूह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ संबंध होने के संदेह में कप्पन और उनके कथित सहयोगियों को 5 अक्टूबर 2020 को हाथरस जाते वक्त गिरफ्तार किया गया था। मथुरा के एक कोर्ट ने केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन और 3 अन्य लोगों को शांति भंग करने के आरोप से मुक्त कर दिया, क्योंकि पुलिस इस मामले की जांच तय 6 महीने में पूरा नहीं कर पाई। बचाव पक्ष के वकील ने जानकारी दी कि उप संभागीय मजिस्ट्रेट रामदत्त राम ने मंगलवार को आरोपियों अतीकुर रहमान आलल, पत्रकार सिद्दीकी कप्पन और मसूद को आरोप मुक्त कर दिया।
सब डिविजनल मजिस्ट्रेट रामदत्त राम ने सीआरपीसी की धारा 116(6) के तहत निर्धारित 6 महीने की निर्धारित अवधि के भीतर पुलिस द्वारा कप्पन के खिलाफ जांच पूरी करने में विफल रहने के कारण शांति भंग के आरोप को रद्द किया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 116(6) के अनुसार इस धारा के तहत जांच शुरू होने की तारीख से 6 महीने की अवधि के भीतर जांच पूरी की जाएगी और अगर इस तरह की जांच पूरी नहीं हुई तो इसके तहत कार्रवाई उक्त अवधि की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगी, जब तक कि विशेष रूप से देरी के कारणों को लिखित रूप में दर्ज न किया जाए। अन्यथा मजिस्ट्रेट निर्देश दे कि जहां किसी व्यक्ति को ऐसी जांच के लिए हिरासत में रखा गया है, उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई जब तक कि समाप्त न हो तब तक की हिरासत में ही रखा जाए, यानी 6 महीने की अवधि की समाप्ति पर कार्रवाई समाप्त न की जाए। इन हालातों में सिद्दीक कप्पन को दंड प्रक्रिया संहिता की सीआरपीसी की धारा 151 या संज्ञा अपराधों को रोकने के लिए गिरफ्तारी, 107 या अन्य मामलों में शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा और 116 सूचना की सच्चाई की जांच के तहत आरोपों से मुक्त कर दिया गया है। चरमपंथी समूह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया या पीएफआई के साथ संबंध होने के संदेह में कप्पन और उनके कथित सहयोगी चरमपंथी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया या पीएफआई के साथ संबंध होने के संदेह में कप्पन और उनके कथित सहयोगियों को 5 अक्टूबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था। ये लोग हाथरस में एक युवती के साथ हुए सामूहिक बलात्कार और हत्या के बाद उसके गांव जा रहे थे। इन लोगों पर आरोप लगाया गया था कि ये लोग पीएफआई के आलाकमान के इशारे पर हाथरस में दंगा फैलाने की नीयत से जा रहे थे। इनको देशद्रोह एवं दंगा भड़काने का प्रयास करने तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। वहीं कप्पन ने मथुरा जिला न्यायालय में नियमित जमानत याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि आरोप पत्र में आरोपों में बिना दस्तावेजों के समर्थन के अन्य कथित अपराधों को जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।